Hi guys, welcome back to my channel. I am Harshita and I hope you are doing good in your life as well as in your studies. So, in the last class, we have completed microbes in one shot and September में हमें 6 या 7 chapters complete करने थे. This is हमने 5 chapters complete कर लिए हैं and your biotech applications and principles were left. ठीक है. तो लास्ट क्लास जो मैंने ली थी सैटरडे को माइक्रोब्स की, उसके बाद मेरा टूकी लैपटॉप बेचारा उसको कुछ हो गया था, दैट्स वाई माइक एंड कैमरा वाज नॉट वर्किंग, तो उसको फिक्स करने में पूरा वीक लग गया. सो सॉरी फॉर द डिले. एंड मैं होप, देखो मैं तो करा दूंगी बायोटेक एप्लीकेशन एंड प्रिंसिपल. तो आज की क्लास में हम बायोटेक की प्रिंसिपल्स करेंगे. अब आप लोग डिसाइड करो कि आप लोगों को एप्लीकेशन साथ साथ करनी है, मतलब आई गेस ये सैटरडे या संडे को रिकॉर्ड होके ये मैं डाल दूंगी. तो अब देख लो, संडे के बाद भी 2 3 दिन बचे हैं सितंबर में. तो सी की एप्लीकेशंस अभी करनी है या नेक्स्ट मंथ में कर ले. ठीक है, दैट्स अप टू यू. मैं जब आप कहोगे तभी डाल दूंगी. ठीक है, अब आ जाओ आप. एक बार मैं आपको बायोटेक के नोट्स दिखा देती हूँ. मुझे तो बायोटेक बिल्कुल पसंद नहीं था, टू बी ऑनेस्ट. मैं तो भागती थी बायोटेक वाले चैप्टर से. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. 24 मार्क्स का आई गेस. सो करना तो पड़ेगा. तो आओ लेट्स स्टार्ट बायोटेक. इसको भी हम कोशिश करेंगे कि वन शॉट में ही हो जाए. छोटा सा चैप्टर है बस, बेसिकली ना बहुत टेक्निकल चैप्टर है. सो मैं और छोटा कर लेती हूँ थोड़ा सा. आओ एक बार ग्लिम्स ले लेते हैं हम कि बायोटेक में एग्जैक्टली है क्या. बायोटेक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस आज हमें स्टार्ट करना है. ठीक है, तो देखो मैंने ये सारे नोट्स तो कंप्लीट कर लिए हैं एंड इसके साथ साथ ना क्वेश्चंस भी लिखे हैं इसके. बट इस चैप्टर को अगर हमें कंप्लीट करना है पूरा अच्छी तरीके से तो हमें पीवाईक्यूज भी साथ में करने पड़ेंगे. ठीक है, ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, बस समझने का चैप्टर है, तो साथ साथ समझते रहो, चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. बायोटेक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस. फर्स्ट तो ये समझो कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है. बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, उनके अंदर से हम कुछ यूजफुल चीजें निकाल ले एंड ह्यूमंस उन चीजों को यूज कर ले. दिस इज बेसिकली कि बायोटेक से हम कैसे अपनी यूजफुल चीजें, एनिमल्स और लिविंग, बेसिकली मोर प्रिसाइजली लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड कैसे ह्यूमंस उसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, इसके बहुत फेमस एग्जांपल इज कर्ड. कर्ड कैसे बनती है, ब्रेड कैसे बनती है, वाइन कैसे बनती है, ये सब कुछ अभी हम आज डिस्कस कर रहे होंगे. ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं. जस्ट दिख रहा. ठीक है, biotechnology deals with the technique of using living organism or enzyme from organism to produce product and processes useful for human. बायोटेक्नोलॉजी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से आप कोई ऐसी चीज निकाल लो और यूज कर लो जो ह्यूमन बींग्स को चाहिए. ठीक है, इन द सेंस ऑफ मेकिंग कर्ड, bread and wine, which are all microbes mediated process, could also be thought as form of biotechnology. अब देखो, आपके कर्ड हो गए, वाइन हो गई एंड ब्रेड हो गई. ये तीनों आपकी किससे बनती है? माइक्रोब्स के हेल्प से बनती है. आई गेस इन द लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था ना कि कर्ड कैसे बनती है, या फिर इसी चैप्टर में? नहीं, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने माइक्रोब्स के चैप्टर में. अगर मैं आपको माइक्रोब्स का चैप्टर खोल के दिखाऊं कि रिमेम्बर कर्ड कैसे बन रही थी, सी दिस. लैक्टोबैसिलस से बन रही थी. एक सेकेंड, ये देखो. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया was responsible for formation of curd. डो, इडली कैसे बन रहा था? बेकर्स यीस्ट, यीस्ट से हमारी ब्रेड बन रही थी एंड डिस्टिलेशन से वाइन एंड बियर, योर डिस्टिल्ड एंड अनडिस्टिल्ड ड्रिंक, ब्रूअर्स यीस्ट, एक्रोमाइसिस सर्वेसिया. ये कैसे रिस्पॉन्सिबल था? यही सब तो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हो पाया है कि हमने माइक्रोब्स को कैसे यूज किया अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए. ठीक है, ओके. तो यहाँ पर लिखा हुआ है LAB बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF,
your reuse is DNA vaccine distillation, correction of defective genes. This is two very very important जो एक मेन एप्लीकेशन बायोटेक ने करा है, दैट इज करेक्शन ऑफ डिफेक्टिव जीन. ठीक है, अब चलते हैं हम आगे. द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज गिवन द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी that encompasses both traditional views and the modern molecular biotechnology. The definition given by EFB is as follows. अब your European Federation of Biotechnology ने क्या definition दी है? The integration of natural sciences and organism cells, part thereof and molecular analogues of product and services. देखो, ये आपकी सिर्फ बोर्ड्स में इम्पोर्टेंट है. नीट के पर्सपेक्टिव से डेफिनेशन याद करना इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट बोर्ड्स वाले बच्चे इस डेफिनेशन को जैसे तैसे रटेंगे. ठीक है, ओके. प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. प्रिंसिपल्स कितने हैं? दो प्रिंसिपल्स है. वन इज योर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड अनदर इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. ठीक है, okay. Among many, the two core techniques that enabled birth of modern biotechnologies are first your genetic engineering. इसमें क्या है? The technique to alter the chemistry of genetic material. आप जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करते हो. किसके साथ? डीएनए एंड आरएनए के साथ. To introduce the host organism and thus change the phenotype of the host organism. उसकी वजह से you are changing what? Changing the phenotype. Phenotype is your appearance of the host organism. ठीक है. Second is your bioprocess engineering, maintenance of sterile microbial contamination free ambience in chemical engineering process to enable the growth of only desired. अब इसमें क्या है? बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या है कि आपको जो चाहिए ना, द ओनली डिजायर्ड, उसको ही आप ग्रो करा रहे हो. किसमें? लार्ज क्वांटिटी में. जो अनडिजायरेबल जीन है उन्हें ग्रो नहीं करा रहे क्वांटिटी, बस desired microbes eukaryotes in large quantity for the manufacturing of biotechnical products like antibiotics, vaccines and enzymes. ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे. लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. You probably appreciate the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction. The main advantage of sexually reproducing is having variation and mutation. Small changes जो होते हैं हमारे, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं. वेरिएशन आती है हमारी जनरेशन टू जनरेशन, बट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्लोन्स रिप्रोड्यूस होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं वो अपने पेरेंट्स से. नो स्कोप ऑफ वेरिएशन एंड म्यूटेशन. ठीक है, the former provides opportunity for variation and formulation of unique combination of genetic setups, some of which may be beneficial to an organism as well as population. Asexual reproduction preserves the genetic information. Asexual reproduction preserves the genetic information while sexual reproduction permits your variation. ठीक है? Traditional hybridization produces use in plants and animal breeding very often led to inclusion of multiplication of undesirable genes along with desirable genes. अब देखो, दो तरीके की आपकी हाइब्रिडाइजेशन होती है. हाइब्रिडाइजेशन और योर यू कैन से दैट दो तरीके के आप बायोटेक की वो कर सकते हो. एक तो हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड्स एंड दूसरा हो गया आपका मॉडर्न मेथड्स. फर्स्ट अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स को डिफाइन करेंगे तो ट्रेडिशनल मेथड्स में बेसिकली क्या होता था ना कि आपके डिजायरेबल जीन्स भी वहीं पर वो हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, एंड योर अनडिजायरेबल जीन्स दोनों
जीन्स साथ साथ ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज नॉट ट्रेडिशन। बट यार हमें तो अनडिजायरेबल ग्रो ही नहीं कराने ना, हमें सिर्फ डिजायरेबल कराने। क्योंकि देखो, अगर एक चीज है 100% आपको यहाँ पे फूड रखा हुआ है, तो डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल दोनों है, तो 50-50% वो उस फूड को कंज्यूम करेंगे ना। बट अगर हम अनडिजायरेबल को हटा दे और वहीं अपने डिजायरेबल को और बढ़ा दे, तो वो 100% फूड को कंज्यूम करेंगे। तो दिस इज बेसिकली अ ड्रॉबैक ऑफ ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, जो मॉडर्न हाइब्रिडाइजेशन ने कम बैक किया, ठीक है। The techniques of genetic engineering, which included creation of recombinant DNA used for gene cloning and gene transfer, overcome the limitations allows to isolate introduced only one set of desirable genes without introducing undesirable genes into the target organism. यही हमारा ड्रॉबैक था ना किसका, योर ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का यही ड्रॉबैक था ना कि डिजायरेबल के साथ साथ अनडिजायरेबल वाले भी ग्रो करे थे। तो दिस वाज द ओवरकम की जो मॉडर्न था, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए की वजह से जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर हो रही थी, उसको कम बैक किया कि भाई सिर्फ डिजायरेबल डिजायरेबल ही इंट्रोड्यूस करें और वही ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। Do you know the likely fate of piece of DNA which is somehow transferred to an alien organism? Most likely these piece of DNA would not be able to multiply itself. अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि देखो आपने एक पीस ले लिया डीएनए का, ठीक है, और आपने किसी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर लिया। आपने एक ए पर्सन का डीएनए लिया एंड बी पर्सन के अंदर डाल दिया। तो व्हाट डू यू थिंक कि वो डीएनए रेप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिकॉज दैट डीएनए नीड्स अ स्पेसिफिक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या पड़ता है? इंटीग्रेटेड। बट व्हेन इट गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम, जीनोम के अंदर जब वो इंटीग्रेट होगा, द रिसिप्ट इट में मल्टीप्लाई एंड इनहेरिटेड अलोंग द होस्ट डीएनए, ठीक है। जब तक आप उसे एक जीनोम के अंदर इंटीग्रेट नहीं करोगे, वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट नहीं करेगा। इसकी वजह से दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच गिव्स, वो जब आप क्रोमोसोम का पार्ट बन जाओगे तभी आपके पास एबिलिटी टू आएगी, एबिलिटी टू रेप्लिकेट, ठीक है। द क्रोमोसोम हैव अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस दैट इज नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहां से और रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। Therefore, for the multiplication of all alien pieces of DNA, it needs to be a part of your chromosome. आपको कोई भी अगर कोई भी डीएनए का पीस मल्टीप्लाई कराना है, तो उसे आपको एक पार्ट बनाना पड़ेगा किसका? क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम के पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसको कहते हैं हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दस एन thus an alien DNA is linked with the origin of replication so that the alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. This can be, this process is called as your cloning. आप replicate and multiply करोगे तो उसको क्या कहेंगे हम? Cloning, ठीक है, और making your multiple copies. Okay. Let us now focus on the first instance and construction of artificial recombinant DNA molecule. The construction of forced recombinant DNA emerged from the possibility of linking gene for encoding antibiotic resistance with the native plasmid. Extra chromosomal DNA, your Salmonella typhimurium. Stanley Cohen and Boyer accomplished this in 1972 by isolating the gene of resistance gene, putting the piece of DNA from plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance, cutting the DNA from the specific location, become possible with the discovery of so-called restriction enzyme. Up see,
द सेकेंड इशू इज कि आपने एक डीएनए ले लिया, बट आप उसे कहीं से भी नहीं कट कर सकते। आपको उसको कट करने के लिए कैसे कट करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन तो याद आता है। तो आप कैसे कट करेंगे, हम कैसे कट करेंगे, मॉलिक्यूलर scissors की हेल्प से we're going to cut the DNA, and what this is called restriction enzymes. The cut pieces of DNA was then linked with plasmid. The plasmid DNA act as vector and transfer the piece of DNA attached to it. You probably know the mosquito act as insect vector to transfer the malaria parasite. मॉस्किटो वेक्टर का आपको याद है कि उसकी लाइफ साइकिल कैसे होती थी? ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे मॉस्किटो ना एक दूसरे वेक्टर से आपको मलेरिया दे देता है। ठीक है। The plasmid can be used as vector to deliver an alien piece of DNA into the host organism. The linking of antibiotic resistance genes with the plasmid becomes possible with the help of DNA ligase. अब आप एक चीज देखो, कट करने के लिए आपको क्या चाहिए था, मॉलिक्यूलर सीजर, जिसको क्या रखा है हमने, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब उस कट चीज को आपको पेस्ट भी करना पड़ेगा, तो उसमें पेस्ट भी तो करोगे ना, तो पेस्ट किससे करोगे, डीएनए लाइगेज से। लाइगेज कहीं भी दिखा, उसका एक ही काम है और पेस्टिंग। ठीक है। which act as cut DNA molecules and join their ends. This make a new combination of circular autonomously replicating DNA created in vitro and is known as your recombinant DNA. Recombinant is basically जो नया बना हो. When this DNA is transferred into Escherichia coli, a bacterium closely related to Salmonella, it could replicate using the new host DNA polymerase enzyme and make multiple of copy. The ability of multiplying copies of antibiotic resistance gene in E. coli is called as cloning. Antibiotic resistance gene is E. coli. You can hence infer that there are three basic steps of genetically modifying organisms. These steps are very important और ये लाइन से याद करना है आपको। फर्स्ट हो गया आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स। अब आप एक ऑर्गेनिज्म ले लो, उसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा कौन सा डिजायरेबल जीन है। हम सिर्फ उसी डिजायरेबल जीन को लेंगे। इंट्रोडक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ये वाला पार्ट हम अभी स्किप करते हैं। हमने वो डिजायरेबल जीन लिया, उसका डीएनए लिया, उसमें से हमने मॉलिक्यूलर सिजर से अपना वो पार्ट कट करके निकाल लिया। ठीक है। अब ये रहा हमारा दूसरा होस्ट। इस होस्ट में हमें वही कट पार्ट पेस्ट करना है। तो हम कैसे पेस्ट करेंगे, वी विल पेस्ट इट बाय डीएनए लाइगेज। सेकेंड स्टेप है इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट। कैसे हमने उसमें इंट्रोड्यूस कराना है आपको, और उसके बाद वो ये डीएनए को आपको मेंटेन भी करना है ताकि वो अपनी नई प्रोजेनी बना सके। इंट्रोड्यूसिंग द डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। समझ में आ गया? ये 3 पॉइंट एज इट इज याद करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मजा आ रहा है चैप्टर पढ़ने में? देखो यहाँ पे ना मैंने इसके क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं कि कटिंग ऑफ डीएनए किससे होती है, व्हाट इज द प्लाज्मिड यूज्ड फॉर, लिंकिंग ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ व्हाट, 3 बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए, कैसे ये होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए लाइगेज, पॉलीमरेज एंजाइम, होस्ट वेक्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। मैं इसके नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। ओके। तो 9.2 से हमें स्टार्ट करना है। 9.2 ही आपका मेन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तो प्रोसेस एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इतना समझने का नहीं है उसमें बेसिकली। अब आपको बस
पूरा फोकस देकर ये वाला पैराग्राफ समझना है, मतलब ये वाला टॉपिक समझना है, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कि बेसिकली आप कैसे रिकॉम्बिनेशन कर रहे हो। ठीक है, एक मिनट देना मुझे। चलो स्टार्ट करते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, now we know that the foregoing discussion that genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we had the key tool. अब key tools हमें क्या क्या चाहिए? Restriction enzyme to cut the DNA, polymerase enzyme, ligase, vector and the host organism. पॉलीमरेज आपका यार रेप्लिकेट कराएगा, लाइगेज उसे पेस्ट कराएगा, एंड वेक्टर और होस्ट तो हमें चाहिए कि वही किससे काटेंगे और किसके अंदर पेस्ट कराएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलो तो स्टार्ट करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। In year 1963, the two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli was isolated. One of these were added into methyl group of DNA while the other cut DNA. The later is called as restriction endonuclease. अब इन्होंने क्या किया? In year 1963 दो एंजाइम एक्सट्रैक्ट कर लिए। किससे? क्यों करे? बैक्टीरियोफेज की ना ग्रोथ इन्हें रिस्ट्रिक्ट करनी थी कि बैक्टीरियोफेज ग्रो ना करे इकोलाई के अंदर। ठीक है, तो एक एंजाइम को तो इन्होंने किसमें आइसोलेट कर दिया? मिथाइल ग्रुप ऑफ डीएनए में। ठीक है, and thus that was known as restriction endonuclease. The first restriction endonuclease was HIND2, whose functioning depend on a specific DNA nucleotide sequence, was isolated and characterized 5 years later. It was found that the HIN2 always cut DNA from a particular point of recognizing specific sequence, एक पर्टिकुलर पार्ट से ही आपका जो हिंद टू है वो कट करने देगा था। जैसे ये पूरा आपका हिंद टू है, तो आप ये नहीं है कि आप कहीं से भी कट कर रहे हो, यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया। देयर इज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग ऑफ 6 बेस पेयर्स। कितने बेस पेयर्स के सीक्वेंस है? 6 बेस पेयर्स का है। और उस चीज को हमने क्या कहा? रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ हिंद टू। Beside HIN2, today we know more than 900 sequences, 900 restriction enzymes that are isolated from 230 strains of bacteria, each of which recognize different recognition sequences. The convention of names these enzymes is the first letter. अब इन्होंने क्या कहा कि नेम कैसे करेंगे भाई? फर्स्ट लेटर जो होगा ना आपका वो होगा जीनस, एंड सेकेंड लेटर होगा आपका स्पीशी, उसके बाद योर रोमन नंबर्स। तो एसर्शिया कोलाई कैसे किया था? फर्स्ट हो गया आपका जीनस, एसर्शिया जीनस, कोलाई स्पीशी, एंड RY31 is your Roman number. Okay, restriction enzyme belongs to a larger class of enzyme called as nuclease. जो आपका न्यूक्लियस है उसको किस किस में डिवाइड कर दिया गया है? एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस बेसिकली क्या है? दैट रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए, कि आपका जो पूरा डीएनए है ना उससे न्यूक्लियोटाइड्स किससे रिमूव करता है? सिर्फ एंड से रिमूव करेगा। बट आपका जो एंडोन्यूक्लियस है वो एक स्पेसिफिक पार्ट से न्यूक्लियोटाइड रिमूव करेगा। ठीक है, once they find the recognition sequence, it binds with the DNA, cuts 2 strands of DNA, and इसका एक प्लस पॉइंट है कि दिस सीक्वेंस, द स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है ना आपका जिसके बीच में से वो कट करेगा, उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहा था। दिस इज टू वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसको भी आप याद रखोगे।
किस सीक्वेंस से आपका वो कट करेगा? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करेगा. इट कट्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक सीक्वेंस दैट इज नोन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अब ये बताया कि जो वो है ना वो मलयालम की तरह है कि आप यहाँ से पढ़ोगे तब भी मलयालम पढ़ा जाएगा, और अगर आप यहाँ से इस राइट हैंड से पढ़ोगे तब भी मलयालम है, लेफ्ट हैंड से पढ़ोगे तब भी मलयालम है. ओके. अब 5:3 से स्टार्ट होता है एंड 3:5 से एंड होता है. दीज आर द योर आप कैसे उसे रीड आउट करोगे उसका वो है. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए a little away from the center of palindromic sequence. This is also important कि बिल्कुल एंड से नहीं काटता, थोड़ा सा आगे. अगर आपका ये पूरा सीक्वेंस है तो बिल्कुल एंड से नहीं काट देगा वो, थोड़ा सा एंड के आगे से काटेगा. ओके. Between the same two bases on opposite strands, this leaves single strand proportion at the end. There are overhanging stretches. अब जो ये वाले बच गए हैं, these are overhanging sticky ends, जिससे आपका जो दूसरा वाला है डीएनए वो पेस्ट होगा with the help of DNA ligase. Got it? When cut the same restriction enzyme, the resultant DNA fragment has the same end of the दूसरों के भी sticky end होंगे तो उसकी वजह से DNA ligase उसे पेस्ट कर देगा. अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे, तो सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स. भाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने काट तो लिए डीएनए के फ्रेगमेंट्स, अब हमें उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है. सेपरेट कैसे करना है? बड़े वालों को अलग करना है एंड छोटे छोटे वालों को अलग करना है. उसके लिए क्या तरीका निकाला गया? एक आपका एक प्लेट ले लिया, उस टेक्निक को क्या दिया हमने कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक से हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर देंगे. उस प्रोसेस में आपने एक प्लेट ली लिया, उसके अंदर क्या डाला? एग्रोस जेल. एग्रोस जेल डाल के अपने जो सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे ना उस पे लगा दिए, ऑल शेप एंड उसके. तो अब इसमें क्या हुआ आपके, जब उसको चार्ज इन किया ना तो जो बड़े वाले फ्रेगमेंट्स थे वो पीछे रह गए एंड छोटे वाले फ्रेगमेंट्स सारे आगे आगे चले गए. ठीक है. यू कैन सी कि लार्जर फ्रेगमेंट्स वो पीछे रह गए एंड स्मॉलर फ्रेगमेंट्स आगे चले गए. अब आपकी एक चीज और कि एक और लाइट की वजह से हुआ था ये, दैट इथीरियम ब्रोमाइड लाइट फॉर स्ट्रेनिंग विद एक्सपोजर ऑफ यूवी लाइट. ठीक है. आओ एक बार इसका पढ़ लेते हैं. कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन endonuclease result in the fragment of DNA. These fragments were separated by the technique of gel electrophoresis. Since DNA are negatively charged, तो जब उनको रखा तो वो किसकी तरफ बढ़ने लग गए? एनोड की तरफ. अगर नेगेटिवली चार्ज है हमारा डीएनए तो वो किस तरफ जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज, एंड पॉजिटिवली चार्ज इज योर एनोड. The separation of DNA fragments can be visualized after the staining of DNA compound with ethidium bromide in the exposure of UV radiation. ठीक है. This step is known as elution. The DNA fragment purified in the way to use them for recombination of DNA by joining with the cloning vector. ठीक है. अब आ जाओ आप क्लोनिंग वेक्टर पे. You may know the plasmid and the bacteriophage has the ability to replicate. अब क्या है भाई, उन लोगों के पास तो एबिलिटी है अपने आप को रेप्लिकेट करने की. Within the bacterial cell, independent to control chromosomal DNA, bacteriophage, because of their high number per cell, has a very high copy number. कि bacteriophage जो है ना वो तो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस कर सकता है, 1500 कॉपीज ऑफ सेल बना सकता है. ठीक है. Their number can go to higher if you are able to link the aligned piece of DNA with bacteriophage or plasmid. We can multiply its number equal to the number of plasmid and bacteriophage. अब आपको अगर अपने वाले को रेप्लिकेट कराना है तो आप उस बैक्टीरियोफाइट से उसे लिंक कर दो तो वो भी रेप्लिकेट हो जाएगा. अब आई हमारी बात कि भाई रेप्लिकेशन होगी कैसे. ठीक है. तो यहाँ से हमें पढ़ना है. फर्स्ट तो आपको देखना पड़ेगा ना एक ओरिजिन जहां से योर रेप्लिकेशन विल स्टार्ट. ठीक है. द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज नोन एज ओरी और ओराई
ORI, origin of replication, the sequence from where replication starts. The sequence from where the replication starts, and any piece of DNA, when linked with the sequence, can be made to replicate within the host. The sequence is also responsible for controlling the copy number of linked DNA so that if one wants to recover many copies targeted, it should be cloned at the vectors whose origin support high number of copy number. अब देखो ओरिजिन क्या कह रहा है, एक काम तो आपके ओरिजिन का ये है कि वही वो ओरिजिन स्टार्ट कराएगा, एंड दूसरा काम ये है कि भाई वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि कितने कॉपी नंबर बन रहे हैं। अगर एक ओरिजिन है, ओरिजिन के मतलब से ये तो सबको पता चल गया कि भाई स्टार्ट रेप्लिकेशन की प्रोसेस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकाई ओराई ही स्टार्ट कराएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर, कि कितनी रेप्लिकेशन होंगी, कितने ज्यादा वो और बढ़ जाएंगे। योर कॉपी नंबर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो अब इसमें क्या करते हैं कि एक हर और आई का ना अपना एक कॉपी नंबर होता है कि भाई ये वाला जो ए और आई है वो आपका 30 कॉपीज कराएगा, दूसरा 300 कराएगा, तीसरा 3000 कराएगा। तो आपको जिस नंबर की रेप्लिकेशन करानी है आप उस ओरिजिन के साथ उसे बांध दोगे, ठीक है। सेकेंड आ गया आपका सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर का बेसिकली काम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। वो क्या कराएगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन कराएगा। In addition to ORI, the vector requires a selectable marker with the help which helps in identifying and eliminating non-transformant and selective terminating the growth of transformant. अब जो आपके योर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उन सबको ना ये बाहर निकाल देगा, उसको रेप्लिकेट नहीं कराएगा, सिर्फ उन्हीं लोगों को रेप्लिकेट कराएगा जो ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस्ड इन होस्ट बैक्टीरियम will study the process in the subsequent section. Normally, the genes encoding resistance to antibiotics such as ampicillium, chloro, chloramphenicol, tetracycline, carbamazepine. Okay, considering useful selectable markers for E. coli, the normal E. coli cell do not carry resistance against any of these antibiotics. जो नॉर्मल इकोलाई है वो किसी भी इन एंटीबायोटिक की तरफ रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस आप कैसे बना रहे हो, बायोटेक की मदद से। यू आर मेकिंग दम रेजिस्टेंस फ्रॉम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब आ जाओ अपने क्लोनिंग साइट पे। क्लोनिंग साइट, in order to link the alien DNA, the vector needs to have very few, preferably a single recognition site. आपको बहुत सारी रिकॉग्निशन साइट्स नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बहुत सारी रिकॉग्निशन साइट्स हुई तो उसकी वजह से आपको और ज्यादा कंफ्यूजन जनरेट होने लग जाएगा। प्रेफरेबली अ सिंगल रिकॉग्निशन साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट and used for restriction enzyme. Presence of more than recognition site within a vector which generates several fragments which complicated the process of gene cloning. ठीक है, the ligation of alien DNA carried out a restriction site present at a antibiotic resistance gene. For example, you can ligate foreign DNA at PAMH1 site of tetracycline resistance to vector PPR322. The recombinant plasmid will lose tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA. अब जो आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनेगा ना वो किससे रेजिस्टेंट नहीं होगा, टेट्रासाइक्लिन से, ठीक है। But you can still select out the non-recombinant one, plating the transformant of tetracycline containing medium. The transformant growing in the ampicillin
containing medium that transfer to a medium containing tetracycline, the recombinant will grow in amphicycline containing medium but not on that containing tetracycline. But non-recombinant will grow on the medium containing both antibiotics. तो इसमें बेसिकली क्या कह रहा है कि ना आप देखो, अगर आपने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस बनाना है तो उस पर ग्रो करा लो, एम्फिसिलिन वाले उस पे एम्फिसिलिन वाला जो होगा वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं होगा, वो उसका ही रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, बेसिकली आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनानी है, उसके लिए दिस इज ऑल्सो यूज। Inactivated due to insertion of alien DNA and the help of selection of recombination. Selection of recombinant due to inactivation of antibiotics is a procedure because it requires simultaneously plating of two DNA. This is a basically a hard procedure क्योंकि आपको simultaneously plating करनी है दो plates की having different antibiotics. Therefore, alternative selectable markers has been developed. इस technical and your hard process basically इसको replace करने के लिए there are other ideas which differentiate recombinant from non-recombinant on the basis of the ability to produce a specific color. अब देखो ये वाली जो पार्ट थी ना कि इसमें आपको प्लेटिंग करनी पड़ रही है दो प्लेट्स के अलग अलग साइमल्टेनियसली, तो ये कंपेरेटिवली हार्ड प्रोसेस थी, इसको हमने इन्होंने रिप्लेस कर दिया एक और प्रोसेस से जिसमें आप जब रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ना अलग अलग कर सकते हो। कैसे अलग कर सकते हो कि आप जब एक पेपर पे रखोगे ना तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। उस पेपर को क्या कहते हैं हम? chromogenic substance in the recombinant DNA inserted within the coding sequence beta galactosidase. This result in inactivation of gene, which is also referred as insertional inactivation. The process of chromogenic substance gives the कौन सा color देता है? Your blue color colonies if the plasmid in the DNA does not have the inserted. The presence of insert result in insertional inactivation of beta galactosidase and colonies does not produce any color. ठीक है, thus identified as recombinant DNA. अब आपका जो है ना कि भाई non recombinant will produce your blue color or recombinant will produce no color, same as the your chromogenic substance. ठीक है, vector and cloning in plant and animals. Vector and cloning in plants and animals में आपको तीन याद रखने हैं important. एग्रोबैक्टीरियम ये नॉर्मल सेल्स को ट्यूमर सेल्स में क्या कर देता है? नॉर्मल सेल्स को ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट कर देता है बाय द हेल्प ऑफ अ पैथोजन। और रेट्रोवायरस क्या करता है? नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यही है इस पूरे पैराग्राफ में। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट वी हैव लर्न इन द लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ जीन इनटू प्लांट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बैक्टीरिया टू वायरस which are known this for the age how to deliver gene and transforming into eukaryotic cells and force them to do what the bacteria and virus wants. For example, Agrobacterium, a pathogen of several dicot plants able to deliver a piece of DNA known as tDNA to transform normal plant cells into tumor and direct them to the tumor cells and produce the chemical required by the pathogen. Similarly, retrovirus in animals converts normal cells into cancerous cells. A better understanding of art of delivering genes by pathogen in their eukaryotic host has generated knowledge of transforming these tools of pathogen into useful vectors for delivering genes inserted in humans. Sorry. The tumor-inducing Ti plasmid of Agrobacterium has now been modified into cloning vector, which is no more pathogenic to plants, but still able to use the mechanism to deliver the genes of inserted varieties. अब देखो पहले क्या था कि आपका जो एग्रोबैक्टीरियम था
वो एक पैथोजन, उसे क्या चाहिए था भाई, कुछ चाहिए होगा प्लांट से तभी तो वो पैथोजन के लिए काम कर रहा है ना। तो वो पैथोजन के लिए क्या काम करता था, नॉर्मल सेल्स जो होते थे ना प्लांट के, उसमें ट्यूमर लगा देता था, मतलब ट्यूमरस सेल्स बना देता था। तो अब क्या किया बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कि टीआई इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, इसको मॉडिफाई कर दिया, और अब जो है ना ये ट्यूमर प्रोड्यूस नहीं कर रहा। Now this is modified into cloning vector, no longer pathogenic, और अभी आपको जो still able to use the mechanism to deliver genes। अब जो चाहिए प्लांट से वो निकाल लो, बस आपका जो ये नॉर्मल सेल से ट्यूमर सेल प्रोड्यूस नहीं करा, तो काफी सारे प्लांट बनते हैं। वैसे ही रेट्रोवायरस हैज बीन डिसआर्म्ड एंड नाउ used to deliver desirable genes in animal cells. So once a gene or a DNA fragment has been ligated into suitable vectors, it is transferred into bacterial, plant and animal host. ठीक है। अब आ जाओ इस पे, competent host for transformation with recombinant DNA। डीएनए जो होता है हमारा वो होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब वो ना अपनी वॉल को पास थ्रू नहीं कर सकता, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन को पास थ्रू नहीं कर सकता। इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अ प्लाज्मिड, द बैक्टीरियल सेल्स मस्ट फाइंड अ कॉम्पिटेंट टू मेक अप डीएनए। ठीक है। अब वो कॉम्पिटेंट कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा, आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा किसके साथ, concentration of divalent cation such as calcium, which increases the efficiency of DNA to enter the bacterium pores of the cell wall। क्या यूज किया हमने, concentration of a divalent cation। The recombinant DNA can be forced into such cells by the mechanism of heat shock। heat shock, पहले आप उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस, पहले आप उसे आइस पे रखोगे एंड देन 42 डिग्री का उसे हीट शॉक दे दोगे। ठीक है, तो क्या होगा कि ना वो उसकी वॉल्स के अंदर घुस जाएगा। ओके। एक और ऑल्टरनेटिव था, दैट इज योर माइक्रो इंजेक्शंस। माइक्रो इंजेक्शंस कुछ नहीं करना, माइक्रो इंजेक्शन जस्ट लेना है एंड उसके अंदर इंसर्ट कर देना है। ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल्स। इन अदर मेथड्स suitable, कहाँ पे थे हम, सॉरी, suitable for plant cells, bombard कर दिया आपने हाई वेलोसिटी से माइक्रो पार्टिकल्स बाय अ गन और अ टंगस्टन कोटेड विद डीएनए। ठीक है। और उस चीज को क्या कहते हैं, जीन गन एंड बायोलिस्टिक्स। ठीक है। अब आ जाओ प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हम एक बार देख लेते हैं कितनी देर की क्लास चल रही है। 43 मिनट्स की क्लास हो गई है। होपफुली 1 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। ये बचा है अभी आपको 4.9.3 एंड बस 10.3 एक ही सेक्शन बचा है आपका। ओके, द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। Recombinant DNA technology involves several steps in specific sequence such as first step is your, ओहो ये क्या हो रहा है, या तो भाई आप प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कैसे करोगे। फर्स्ट स्टेप इज योर आइसोलेशन ऑफ डीएनए, isolation of DNA, fragmentation of DNA by restriction endonuclease, isolation of desired DNA fragments, ligation of DNA fragments into vector, transforming the recombinant DNA into the host, culturing the host so that it can produce large scale and extraction the desired product। यहाँ से बढ़ते हैं हम एक बार, पहले आप आइसोलेशन करोगे डीएनए का, ढूंढ लिया आपने एक ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर गए आइसोलेट किया उसका डीएनए, उसको फ्रेगमेंट्स में काट दिया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, फिर हमने उसके डीएनए फ्रेगमेंट्स अलग अलग कर दिए।
उसके बाद आइसोलेट करोगे आप आपका डिजायर्ड फ्रेगमेंट। डिजायर्ड फ्रेगमेंट डीएनए लाइगेज की हेल्प से दूसरे होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दोगे और दूसरे वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस कर दोगे और ट्रांसफरिंग ऑफ फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होगा वो आप अपने होस्ट के अंदर वापस इंसर्ट कर दोगे। ओके, these 1 2 3 4 5 points are very important एज इट इज याद करने हैं। बोर्ड्स में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा इसमें से, जिसमें आपको प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी एंड नीट के पीवाईक्यूज में भी इसी से मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नाउ isolation of genetic material DNA. Recall the nucleic acid is the genetic material of all the organisms. आपका न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है सारे ऑर्गेनिज्म का विदाउट एक्सेप्शन। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेजॉरिटी का डीएनए है एंड सम का आरएनए। ठीक है, इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इट्स नीड टू बी इन प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म चाहिए हमें कट करने के लिए from other macromolecules such since the DNA is enclosed within the membrane. First, we have to open cell and release DNA along with other macromolecules such as RNA, protein, polysaccharides and also lipids. अब आपका जो डीएनए है उसे हमें बाहर निकालना है, किससे? सेल वॉल से। तो इस डीएनए के साथ हमें और भी चीजें निकलेगी, मैक्रोमोलिक्यूल्स निकलेंगे, आरएनए निकलेगा, प्रोटीन निकलेगा, लाइपेज निकलेगा। तो अब उन सब के हाँ, चाहिए हमें प्योर फॉर्म डीएनए की और कुछ नहीं चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं इस चीज को अचीव? बाय ट्रीटिंग दैट सेल विद द एंजाइम सच एज लाइजोजाइम। लाइजोजाइम किसको ट्रीट करने के लिए चाहिए? बैक्टीरिया को। सेल्यूलेज प्लांट सेल में, काइटिनेज फंगस में एंड योर आरएनए राइबो न्यूक्लियस किसको सेपरेट आउट कर देगा? आरएनए को। आरएनए कैन बी रिमूव बाय राइबो न्यूक्लियस। प्रोटीन के लिए हमारा प्रोटीनियस एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स को निकालने के लिए बाकी हम विल यूज दिस चिल्ड इथेनॉल। अगर आपको ये याद होगा ना कि आपके बायो के लैब में कराया जाता है, स्पूलिंग कहते हैं इसको। Cutting of DNA at specific location. अब you need a specific location to cut DNA. Restriction enzyme digestion and are performed by purified DNA molecules with the restriction enzyme employed. Check the progression of restriction enzyme digest. DNA is a negatively charged molecule. Hence, it moves towards the positively electrode that is anode. जो नेगेटिव वाला है आपका किसकी तरफ जाएगा? Your positive side, and positive side of is called as anode. This process is repeated with the vector of DNA. Also, the joining of DNA involves several processes after having cut source DNA as well as vector DNA with specific restriction enzymes. The cut out gene of interest from the source of DNA and the cut vector with the space are mixed with ligase is added. This result in the preparation of recombinant DNA. बेसिकली इसमें कुछ नहीं कहा, आपका एक तो कहा था कि डीएनए आपका नेगेटिव है तो वो एनोड की तरफ जाएगा दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, और आपके लाइगेज से कैसे हमने उसे जॉइन अप कर दिया। अब आगे हमारी नई चीज जो पढ़नी है हमें हुआ है एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर बेसिकली क्या है? पीसीआर इज योर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इम्पोर्टेंट इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग and your extension. These 3 are very important, और both and need दोनों के point of view से very important है ये। आउट पढ़ते द छोड़ दिया क्या उसने?
The synthesis in vitro using the set of primer, small chemically synthesized oligonucleotides that are complementary to the region of DNA. That are complementary to the region of DNA. The enzyme DNA polymerase, the enzyme extend their primer using the nucleotide, provide it in the restriction and the genomic DNA as template. क्या करता है आपका वो एक DNA template. The enzyme extends the primer using nucleotide, provide a genomic DNA as a template stand. If the process of replication of DNA is repeated many times, the segment of DNA can be amplified approximately billion times. जैसे आपका replication होती जाएगी उसके हिसाब से ही आपकी amplification बहुत बार हो सकती है, like 1 billion copies can be made. Such repeated amplification is achieved by the use of thermostat DNA polymerase isolated from Bacterium Thermus aquaticus, which remain active during high temperature, induces denaturation of double-stranded DNA. The amplified fragment, if desired, can now be used as ligate with the vector for further cloning. अब आओ एक बार यहाँ देखते हैं हाउ टू अचीव 1 बिलियन कॉपीज बाय योर थर्मोस्टेट डीएनए पॉलीमरेज और किससे आइसोलेट होता है, इस बैक्टीरिया से आइसोलेट होता है जिस बैक्टीरिया का नाम आप याद रखोगे. ठीक है. Insertion of recombinant DNA into the host. These are several methods for introducing the ligated DNA into replicated cells. The replicated cells, after making them competent to receive take up DNA present in the surroundings. So, if the recombinant DNA bearing cell resistance, अब basically आपको क्या करना है, आपने recombinant DNA बना लिया, अब उसको आपको होस्ट के अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है. इक्वलाइज होस्ट द होस्ट बिकम ट्रांसफॉर्म इनटू. अब आपने अगर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट बनाया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो जब आप होस्ट के अंदर उसे इंसर्ट कर दोगे तो आपका जो पूरा होस्ट है वो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा. ठीक है. This is also known as selectable markers. Obtaining the foreign gene products when inserted a piece of alien DNA into cloning vector and transferring it into the bacteria, plant and cell, the alien DNA gets multiplied. In almost all the recombinant technologies, the ultimate aim to produce desirable product. अब हमें क्यों करना है भाई ये, क्योंकि हमें अपना जो डिजायरेबल प्रोटीन है ना उसे लार्ज क्वांटिटी में बनाना है. After having cloned the DNA, the gene of interest in the optimal situation, the targeted protein is considered into large scale. ठीक है. If any protein encoding gene is expressed in heterogeneous host, it is called as recombinant protein. The cells of harboring clone gene of interest may be grown on several scales in laboratories. The culture may be used for extracting the desired protein and purifying it using different separation techniques. अब हम आ गए हैं उस टेक्निक पे, that is very important. The cells can be multiplied in a continuous culture system wherein the used medium is drained out and fresh medium is added. अब आप किस कल्चर में उसको ग्रो करोगे कि जो आपका यूज है वो तो बाहर जा रहा है और बाहर से फ्रेश इन आ रहा है. अब दिस टाइप ऑफ culturing method produces a large biomass leading a high yield of desirable protein. High yield of desirable protein. Small volume cultures cannot yield
एप्लीकेबल क्वांटिटीज, तो हमें बिग बिग क्वांटिटी वाले कंटेनर्स चाहिए। उनको हमने क्या कहा, बायो रिएक्टर्स कहा। कितनी लार्ज वॉल्यूम होती है ये, 100 to 1000 लीटर कल्चर, मतलब बहुत ही बड़े बड़े वो होते हैं। अब क्या होता है उनके अंदर, जो important thing is the bioreactors can be thought of vessels in which raw materials are biologically converted into specific product। आप रॉ प्रोडक्ट डाल रहे हो और वो आपको क्या दे रहा है, एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट दे रहा है। Individual enzyme etc. using microbial plants, animals, human cells, a bioreactor provides the optimum condition। This is also very important कि वो optimum conditions provide कर रहा है, जिसकी वजह से आप क्या अचीव कर पा रहे हो, desired product by providing optimum growth conditions, temperature, pH, substrate, salts, vitamins, and oxygen। The most common use of bioreactors are stirring types, which are shown in this diagram. The stirred tank reactors are usually cylindrical. Curved bases facilitate the mixing of the reactor contents. The sterile facilities even mixing of oxygen availability throughout the bioreactor. Alternative air can be bubbled through the reactor. If you look at the figure closely, you will see the bioreactors have an agitator system, and oxygen delivery system, and a foam control system, a temperature control system, pH control system, and sampling port, so the small volume of culture can be withdrawn periodically। If you look here, आपको क्या क्या दिख रहा है इसमें, एसिड बेस कंट्रोल भी है इसमें, स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन है, फोम कंट्रोल है, प्योर स्टेराइल एयर कंट्रोल है, ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। अब आ गए हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेस पे। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस बेसिकली कि आपकी दो प्रोसेस आ रही है, उसमें एक आ रही है आपकी सेपरेशन, एक आ रही है आपकी प्योरिफिकेशन। इन दोनों चीज़ों को आप क्यों करोगे कि आपकी जब मार्केट में प्रोडक्ट बन गया पूरा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस से सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन कर रहे हो, उसका एक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कर रहे हो, और उसके बाद वो जा रही है आपकी मार्केट में। ठीक है। The process includes separation and purification, which are collectively referred to downstream process. The product has been formulated with the suitable preservatives. Such formulation has undergone through clinical trials. As in case of drugs, strict quality control testing for each products are required. The downstream process and the quality control test vary from product to product. Okay. And here we come to an end of this chapter. I hope you enjoyed this chapter. Okay. Chapter complete. Biotech का first chapter, principles and processes, completed. I hope you enjoyed this chapter. थोड़ी सी बात कर लेते हैं एंड फिर क्लास एंड कर देंगे। 2 मिनट है एक घंटे का लेक्चर कंप्लीट होने में, तो लेट्स टॉक। आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर। थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश करी, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना, और लेट्स जस्ट एंड दिस चैप्टर। ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक क्लास रखते हैं किस पे, माइक्रोब्स के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे उसमें। उसके बाद विल गो अहेड टू बायोटेक की एप्लीकेशंस, आई गेस। ठीक है। तो अब आप लोग बताओ कि आपको बायोटेक की एप्लीकेशंस कब करनी है, इसी मंथ में करनी है, 1-2 दिन के अंदर अंदर, या फिर नेक्स्ट मंथ में करनी है, दैट्स अप टू यू। आप जब बोलोगे मैं तभी रिकॉर्ड करके डाल दूंगी। ठीक है। और बात रही नोट्स की, नोट्स टेलीग्राम पे डालते हैं। ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट, और एक सरप्राइज आ रहा है आपका, तो स्टे ट्यून। ठीक है। और तब तक के लिए प्लीज पढ़ते रहो, प्लीज। ठीक है। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोटेक एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसके हम पीवाईक्यूज भी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, सो डोंट वरी फॉर दैट। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर एंड प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। मेरे को बहुत खुशी मिलेगी कि आपने कैसे रिस्पॉन्स किया, कि मेरे को भी पता चलना चाहिए आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा। तो एक सेकेंड रुको। क्या, तो भाई हमने पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट
हर एक चीज़ मैंने कवर अप कराई है। बट आप यहाँ पे देखोगे ना तो कुछ कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, उन क्वेश्चंस को एंड पी वाई क्यूज को मैं एक बार आपके साथ में डाल दूंगी, क्योंकि पी वाई क्यूज में इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, बस पढ़ते रहो, 2-3 बार रीड करो, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। तो इस क्लास को यही एंड करते हैं एंड नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे बायोटेक एंड प्रिंसिपल। ओके, बाय।